लोग क्लास 12 फिजिक्स का आंसर का सोल्यूशन कर रहे थे 2024 का सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 हम लोगों ने कहाँ तक सोल्व कर लिया था, यहाँ तक सोल्व कर लिया था, 5वें का घातक क्वेश्चन सोल्व कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, 5वें का घातक सोल्व कर लिया था। आज से स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, 5वें का घात से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए एक वहाँ पर पिछले सेट में एक गलती हो गई थी। यहाँ पर क्या हुई थी, ठीक है, कमेंट आया था वहाँ पर, हमने देखा था वहाँ पर कमेंट। ठीक है, उसमें उन्होंने एक बच्चे ने बताया था यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में लिख गया था 2.6 यहाँ पर, बट इसमें क्वेश्चन में था 2.5 था यहाँ पर लेंस की क्षमता यहाँ पर। ठीक है, आप कर सकते हैं 2.5 यहाँ पर लगाएं तो आपका आंसर यहाँ पर इसमें दिया था गया माइनस के 52 सेंटीमीटर प्लस के 52 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने सोल्व किया था वहाँ पर गलती से 2.6 हमने देखी थी बाद में वीडियो, 2.6 लिखा था वहाँ पर 50 सेंटीमीटर आया था यहाँ पर। तो क्या उससे क्या दिक्कत है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना सेम टू सेम ही आ जाए, मतलब कि नंबर तो बदलते रहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बदलते, बट न्यूमेरिकल वाले बदलते रहते हैं यहाँ पर। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नाभिक की द्रव्यमान छति में बंधन की ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, तो वही इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं एग्जामिनर, बट इसमें कर सकते हैं 2.5 या 2.8 हो सकता है, 2.9 हो सकता है, 2.10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप 2.5 लेकर सोल्व करेंगे, भाई सेम टू सेम सोल्व किया था क्वेश्चन, कर लेना सोल्व। अगर 2.5 लेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। यहाँ पर बताइए सोल्व करा दें इसको, फिर से कर लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो, जिससे ना हो तो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, तीसरे का, वहाँ पर है सही करेक्ट आंसर है। वहाँ पर देखिए इसको 2.5 लेकर सोल्व करें, देखिए आंसर आपका मैच कर जाएगा। वहाँ पर 50 सेंटीमीटर, इसमें 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए 2.5 है यहाँ पर, हमें तीसरे का खा क्वेश्चन है, तीसरे का खा है यहाँ पर। लेंस की क्षमता दी गई, लेंस की क्षमता दी गई माइनस के 2.5, और हमें अपवर्तनांक दिया गया, अपवर्तनांक कितना दिया गया यहाँ पर 1.65 यहाँ पर, 1.65 यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, पहले फोकस दूरी निकाल लीजिए। ये बराबर क्या होता है 1/p होता है। ठीक है, p का मान कितना दिया है 1/2.5 हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा सेम टू सेम 2.5 आ जाएगा यहाँ पर, 2.5 आ गया। बस अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो मान लीजिए माना चूँकि द्विअवतल लेंस है हमारे पास है, क्या है द्विअवतल लेंस दिया गया है। द्विअवतल लेंस में आप जानते होंगे, क्या जानते हैं आप, द्विअवतल लेंस है, द्विअवतल लेंस में R1 का मान पॉजिटिव लेते हैं, R2 का मान क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। R1 का मान नेगेटिव लेते हैं, R2 का मान क्या लेते हैं, R2 का मान क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर। R2 का ध्यान रखना द्विअवतल लेंस के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए लेंस में सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है n माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2 होता है यहाँ पर। ठीक है, 1/r1 माइनस के 1/r2, 1/f का मान कितना दिया यहाँ पर, f का मान माइनस का 1/2.5 दिया है, बराबर n का मान कितना दिया है यहाँ पर, n का मान दिया है 1.65 माइनस का 1। ठीक है, 1/r1 का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस का। ठीक है, द्विअवतल लेने के लिए आपको ध्यान रखना है, R1 का मान नेगेटिव लेते हैं, R2 का मान पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर। माइनस का R2 का मान कितना दिया है 1/r दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको ऊपर भेजाएंगे, ऊपर पहुंच जाएगा 2.5 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा 0.65। ठीक है, इसको जोड़ेगा हो जाएगा माइनस का 2/r हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस से मान कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा माइनस से कट जाएगा, तो 2.5 बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या बचेगा 0.65 मल्टीप्लाई 2 अपन क्या हो जाएगा r हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, r को ऊपर ले जाइए, r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.65 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कट गया, तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 65 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई क्या बचेगा यहाँ पर 250 बचेगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 250 हो गया। अब देखिए कर दीजिए इसको 5 से कटिए, देखिए 5 25 50 आ जाएगा यहाँ पर। अब 5 से कटिए, 5 1 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, रहने दीजिए 13 दूनी 26 काट दिए, 13 की इसमें 2 को मल्टीप्लाई 13 दूनी 26 बटे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा यहाँ पर। अब काट दीजिए चाहे रहने दीजिए, इसके 26 कितना गया हमारे पास, r बराबर कितना गया 26/50 आ गया यहाँ पर, 50 आ गया मीटर में आ गया यहाँ पर, बट हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में लाना होगा, क्योंकि हमारा आंसर आप मीटर में छोड़ सकते हैं आपका आंसर, लेकिन यहाँ पर भिन्न में आंसर है, यहाँ पर भिन्न है, आपको वक्ता त्रिज्या निकालनी है यहाँ पर, बट यहाँ पर लेंस की क्षमता है वही वक्ता, पृष्ठ की त्रिज्या यहाँ पर वही वक्ता त्रिज्या, लेकिन आपको मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर बताना होगा यहाँ पर। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, भिन्न में नहीं आ रहा, तो भिन्न में इसको सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो 26/50 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं 26/50 हो जाएगा, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर, 50 × 50 50 दूना 100 हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा, तो r1 का मान कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो अतः पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी, अतः पृष्ठ की त्रिज्याएं एक r1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए r1 का माइनस r है, तो r1 बराबर लिखा, और r का मान कितना है माइनस, तो माइनस का 52 सेंटीमीटर हो जाएगा एक पॉजिटिव, और r2 बराबर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, r2 बराबर क्या है प्लस का r है, r2 का मान कितना है प्लस का r है, तो R2 का प्लस का 52 सेंटीमीटर लिख दिए, प्लस का 52 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। आंसर तो आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एग्जाम में बदल सकता है। यहाँ पर वहाँ पर 50 सेंटीमीटर आया था, धोखे से हमसे यहाँ पर 2.6 लिख गया था, यहाँ पर 2.6। जब 2.6 हो जाएगा तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर जब 2.5 आ जाएगा तो यहाँ पर 52 सेंटीमीटर आएगा। नंबर से मत घबराइए, नंबर कुछ भी हो सकता है, डिजिट कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी टाइप से सेम टू सेम क्वेश्चन सोल्व होगा, कुछ भी नंबर आ जाए पर 50, 100, करोड़, 1000 करोड़, कोई संख्या आ जाए। यहाँ पर मेथड आपको यही लगाना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। कोई संख्या आ जाए यहाँ पर बस होगा क्वेश्चन। यहाँ पर इस टाइप से आपको करना था। देखिए माइनस के 52 सेंटीमीटर प्लस का 52 सेंटीमीटर आ रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोबारा सोल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बट करा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अगर जिसको कन्फ्यूजन होगा वो देख लेगा दोबारा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, घा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम बता दिया करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप बताना अगर कन्फ्यूज क्वेश्चन में आपको हो रही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर खा देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया, बीट टेंसेट की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। हर साल क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ पर क्या लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल आता, कभी मिस ही नहीं होता। 2022, 23, 20, 19 कभी मिस ही नहीं होता, किसी न किसी सेट में छपेगा जरूर। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब बीट टेंसेट हुआ, यहाँ पर क्या है, बीट टेंसेट। यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होता है, पी होता है। इस प्रतिरोध का 4 प्रतिरोध होता है बीट टेंसेट में। देखिए इसका नाम हमने दे दिया पी, इसका नाम दे दिया क्यू, इसका नाम दे दिया आर, इसका नाम दे दिया हमने एस दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से सेम टू सेम आपको चित्र बनाकर प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखिए सबसे मेन चीज इसमें क्या होता है, धारा बहाना, धारा प्रवाहित करना। देखिए ध्यानपूर्वक देखना। देखिए मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए धारा हमारे पास I1 इधर प्रवाहित कर ली हमने, चाहे आप I1 कर सकते हैं, I कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमने I1 धारा इधर की और मान I1 जा रही है। यहाँ पर धारा क्या जा रही है, I1 जा रही है यहाँ पर, फिर इधर की ओर जाएगी, इधर की ओर जाएगी, फिर इधर की ओर आ जाएगी। यहाँ पर भी आ जाएगी I1 धारा, करंट I1 आ जाएगा, करंट आ जाएगा, करंट I1, ठीक है। I1 करंट आ गया हमारे पास। अब देखिए अब मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर इधर की ओर मान लीजिए सपोज डेट I2 धारा जा रही है हमारे पास। क्या जा रही है, सपोज डेट I2 करंट जा रहा है हमारे पास। I2 करंट हो गया, यहाँ पर I2 जा रहा है करंट यहाँ पर, ठीक है। I1 I2, फिर देखिए यहाँ पर फिर इधर की ओर ये भी जाएगा I2 करंट, ठीक है। सीधे जाएगा I2 करंट, जाएगा कि नहीं जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये I1 करंट इस टाइप से इधर की ओर आएगा, ये I2 करंट इस टाइप से, दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे करंट। यहाँ पर दोनों I1 जुड़ जाएंगे, I1 प्लस I2 बराबर किसके हो जाएगा, I के हो जाए। तो इसमें करंट क्या फ्लो होगा, I होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, I मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या हमारे पास बीट टेंसेट इस टाइप से धारा प्रवाहित करते हैं। सेल तो जानते हैं, ये बड़े वाला जो बड़ा वाला डंडा होता है प्लस का होता है, इसमें माना कुंजी K1 है और K2 है, ठीक है। क्या है, कुंजी K1 है, K2 यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध हैं, P Q R S है यहाँ पर, ठीक है। जो 4 भुजाओं से क्या है, 4 प्रतिरोध है ABCD। इसमें जो चतुर्भुज का निर्माण करता है, चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पर, चतुर्भुज का निर्माण करता है यहाँ पर। एक हमने G यहाँ पर मान लीजिए, G क्या है यहाँ पर, G है यहाँ पर। एक हम लगा लेंगे यहाँ पर धारा मापी, ठीक है। एक क्या मान लेंगे, धारा मापी मान लेंगे यहाँ पर। एक क्या है, G मान लेंगे यहाँ पर धारा मापी, यहाँ पर क्या है, धारा मापी यहाँ पर। कोई दिक्कत देखिए समझ लीजिए। अगर माना लिखना चाहे तो लिखना, माना चलिए माना इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं यहाँ पर। यह चतुर्भुज ABCD चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है, इस टाइप से लिख लेना यहाँ पर। अब देखिए फिर देखिए B और D क्या है, B और D के बीच एक सुग्राही धारा मापी G, ठीक है, धारा मापी G है, ठीक है। अब A इसका नाम चाहे दिए ABCD, A और C, हाँ सही है। अब A और C के बीच एक सेल इसके बीच तो लगा है, एक सेल E है हमारे पास है, एक सेल E लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रतिरोधों P Q R, ठीक है, प्रतिरोधों P Q R व S इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। विक्षेप मतलब सुई है, टेढ़ी ना हो, यहाँ पर सीधी की सीधी रहे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रतिरोध P Q R S RS को इस प्रकार समायोजित करते हैं, इस प्रकार जोड़ते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें कोई धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, सुई टेढ़ी ना हो यहाँ पर। इस टाइप से अगर माना लिखना चाहते हैं लिख लेना आप। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन, यहाँ पर प्रतिरोधों के बीच संबंध सत्यापित, प्रतिरोधों के बीच प्रतिरोध दिए गए यहाँ पर P Q R S के बीच आपको रिलेशन फाइंड करना है यहाँ पर। देखिए हमें रिलेशन किसमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, देखिए P/Q बराबर R/S, जो बोला वो माना लिखना चाहता है लिख लेना यहाँ पर। ये हमें प्रूफ करके लाना है इतना यहाँ पर। अब देखिए किरचॉफ के नियम आपको मालूम होना चाहिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, देखिए बता देंगे यहाँ पर। देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या होता है, यहाँ पर पढ़ाएंगे, वो भी आएगा आंसर में, उसको भी पढ़ा देंगे यहाँ पर। देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है, यहाँ पर परिपथ में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे विद्युत भागफल के बराबर होता है। यही क्या होता है, किरचॉफ का नियम होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम यहाँ पर बंद पास ले लीजिए। बंद पास एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला बंद पास दिख रहा है। पहला बंद पास ये वाला है और दूसरा बंद पास ये वाला मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बंद पास ले लीजिए। बंद पास कौन सा ले लेंगे यहाँ पर, बंद पास ABDA में, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर बंद पास ABD में, बंद पास ABDA में सीरियल से चलना, ध्यान रखना। बंद
बंद पास ए बी डी ए में, ठीक है, ए से स्टार्ट करेंगे, देखिए ए बी डी ए में, फिर ए से आ जाएंगे यहाँ पर बंद पास ए बी डी में, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद पास ए बी डी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या वो कहता है, यहाँ पर देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे विद्युत भागफल के बराबर होता है। तो देखिए जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल नोट करके लिख लेना, जब धारा की दिशा में चलते हैं धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव लेते हैं, जब धारा के विपरीत चलते हैं धारा और प्रतिरोध का गुणनफल निगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब न्यूमेरिकल सोल्व कराएंगे तो अब और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल भाषा में समझ लीजिए, देखिए जब हम यहाँ पर इसमें ले रहे हैं तो इधर चले I1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा I1 मल्टीप्लाई P हो जाएगा I1 P हो जाएगा I1 P, फिर इधर की ओर आइए, फिर इधर की ओर आइए इधर की ओर, इधर कहीं पेट्रोल लग रहा है, दिख रहा है, नहीं पेट्रोल दिख रहा है, फिर इधर की ओर आइए, क्योंकि यही तो बंद पास इसी में तो हम देखिए ए बी डी इसी में तो हम सोल्व कर रहे हैं ए बी डी ए में, तो इधर की ओर आइए तो इधर की ओर जाएंगे हम, चूंकि उधर जा रहे हैं धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं धारा इधर आ रही है, तो क्या हो जाएगा I2 माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का, चूंकि विपरीत जा रहे हैं तो विपरीत पेट्रोल तो धारा गुणनफल पर निगेटिव हो जाएगा, I2 R हो जाएगा बराबर। इसमें कोई विद्युत भागफल आपको लगा दिख रहा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, नहीं है यहाँ पर विद्युत भागफल यहाँ पर, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर हम, तो नहीं लगा तो क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, कर दिया कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा I1 P हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, उसको उधर ले जाइए, किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I2 R हो जाएगा, I2 R हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर, I2 R हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए अब इसमें अब इस ए वाला बंद पास ले लीजिए, यहाँ पर ए वाला बंद पास बी सी डी बी में इसी प्रकार बंद पास इसी प्रकार बंद पास बी सी, देखिए बी सी डी बी में, ठीक है, बी सी डी बी में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर धारा की दिशा में चल रहे हैं, देखिए इधर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर सीधे चलें I1 Q हो जाएगा I1 Q, ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे माइनस का साइन, देखिए हम इधर की ओर आएंगे, इधर की ओर क्योंकि धारा उधर जा रही है बट हम इधर जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं यहाँ पर, अगर बाई चांस धारा इधर की ओर इस टाइप से बहती तो प्लस का लेते हैं, लेकिन हम उधर जाए धारा उधर आ रही है, अपोजिट दोनों हम उधर जा रहे हैं धारा तो अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या लेते हैं नेगेटिव आ जाएगा, तो I2 यस हो जाएगा, इसमें कोई विद्युत भागफल लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए I2 इसको उधर भेज दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा I1 Q हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा I2 यस हो जाएगा, इसको डाल दिया समीकरण 2। अब समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिखिए, चाहे समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लीजिए, चाहे समीकरण 2 बटे समीकरण कुछ भी लिख लीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 क्या हमारे पास, देखिए LHS को लेफ्ट हैंड साइड के साथ भाग कर दीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ भाग कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ भाग कर देते हैं, देखिए I1 P है यहाँ पर, I1 P लिख दिया यहाँ पर बटे LHS का इधर वाला, यानी कि बाएं पक्ष के साथ दायां पक्ष के साथ बराबर, इधर क्या है I2R बटे I2 यस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास R/S हो जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर यही रिलेशन आपको फाइंड करना था। देखिए P/Q बराबर आ रहा था, यही आपको रिलेशन ड्राइव करना था। देखिए यही यहाँ पर बोला गया था, B210 क्षेत्र की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध सत्यापित किए। देखिए भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं, भुजाएं P की ओर प्रतिरोध है, तो इन्हीं के बीच रिलेशन आपको फाइंड करना था। रिलेशन हमने फाइंड कर दिया यहाँ पर, बस इस टाइप से आपको फाइंड करना है। हो गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको लेंथी मीटर चूंकि 3 नंबर का यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्टिव में हो तो उसको शॉर्ट ट्रिक से अपनाते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं अपनानी है, ठीक है। 16 ओम है, इससे पिघलाकर दो तरीके से इसको बता देंगे। इससे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, देखिए निकालते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, अथवा यहाँ पर घा का, ठीक है, अथवा या घा वाला समझिए, घा का अथवा ये यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, ठीक है। देखिए क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। एक तार का प्रतिरोध कितना दिया है, 16 ओम दिया है। तो एक तार का प्रतिरोध R1 मान लीजिए, इसको
R1 का मान कितना दिया है 16 ओम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। R1 का मान 16 ओम दे दिया, ठीक है। फिर देखिए इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, इसे पिघलाकर, तो पहला प्रतिरोध और पहली लंबाई मान लीजिए, माना सपोज लेट कर लीजिए, माना पहली लंबाई, माना लेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं माना, ठीक है। पहली लंबाई हमने यल मान ली यहाँ पर, ठीक है, यल मान ली। पहले तार का प्रतिरोध ये 16 होगा, तो पहले तार की लंबाई भी यल होगी, तो पहले तार की लंबाई यल होगी। फिर क्या किया जाता है, इसे पिघलाकर इसे तार को पिघलाया जाता है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। इसे पिघलाकर पहले पिघला दिए तो इसका आधी लंबाई का तार खींच दिया, तो L2 हो जाएगी, इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी। पिघलाएंगे तार आधी हो जाएगी लंबाई, मतलब कि इसमें कहा गया आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, मतलब कि लंबाई चेंज हो जाएगी, तो L/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर बोला गया खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या, इसी पर आपको नए तार का प्रतिरोध क्या करना, इसी पर R2 का मान फाइंड करना, रेजिस्टेंस फाइंड करना, मतलब कि R2 का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध उसी में होता है, वो एक प्रतिरोध का फार्मूला होता है। वैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चूंकि रो बराबर यहीं पर लिखना, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला पढ़ा होगा, रो बराबर RA/L होता, लेकिन बट हमें यहाँ पर प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध का फार्मूला बनाइए। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, देखिए रो यल की मल्टीप्लाई उधर कर दिया, यल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसी से फार्मूला बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ही याद करना, आपको डबल नहीं याद करने हैं। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए इसी टाइप से समीकरण, इसको R1 मान लीजिए, इसी को R1 मान लीजिए, R1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। R1 चाहे मेरे रहने दीजिए, चाहे फार्मूला ध्यान रखना, चाहे इसी में लिख लीजिए, चाहे रहने दीजिए, इस फार्मूले को ध्यान रखिए आप। R बराबर क्या होता है, इसको मत डालिए समीकरण, R बराबर होता है रो यल अपान, ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसी से बनता है, इससे निकलता है। अब देखिए, अब पहले प्रतिरोध के लिए हो जाएगा, पहले प्रतिरोध के लिए क्या R1 हो जाएगा यहाँ पर, रो क्या है कांस्टेंट, इसकी बात ही नहीं हुई है कुछ, रो क्या होगी कांस्टेंट होगी, L1 हो जाएगा, L1/A1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दीजिए समीकरण यहाँ पर। अब दूसरे प्रतिरोध के लिए लिखिए R2 हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो खाली ओनली R है, ठीक है, रो L2 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 2 लिखा तो L2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। इसको डाल दिए समीकरण 2, यहाँ पर डाल दिया समीकरण 2 बटे समीकरण 2 भाग कर दिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिख दिया। अब देखिए समीकरण 2 कहाँ दी गई है, समीकरण 2 ए वाली है, R2/R1 हो जाएगा। समीकरण 1 वही बताया था, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए R2 कौन क्या है, रो L2/A2 हो जाएगा यहाँ पर, रो L2/A2 हो जाएगा, ठीक है। इसी के नीचे डिवाइड कर दिया रो L1/A1, ठीक है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि अंश बटे हर। तो यहाँ पर देखिए रो L2/A2 और रो L1/A1 हो गया। अब देखिए रो से रो उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा R2/R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, L2/A2, ठीक है, मल्टीप्लाई A1 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, L1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं। तो इसी को लिख सकते हैं L2/L1, ठीक है, मल्टीप्लाई A1/A2, ठीक है, इतना कर सकते हैं। देखिए L2/L1 इसके साथ लीजिए, A1/A2 इसके साथ लीजिए। एक फार्मूला और होता है, इस फार्मूले को ध्यान रखना, A1L1 बराबर होता है A2L2, ये फार्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे आप, फार्मूला ये ध्यान रखना, A1L1 बराबर होता है L2L2 होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्षेत्रफल हटाना है, यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू कहीं दी गई, एरिया की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसको A1/A2 को हटाइए, इसको काट दीजिए। तो कैसे हटेगा, देखिए इसको हटाने का एक तरीका देखिए A1 इसको A2 को इधर लाइए, A2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, यही तब हम करें, इसको हटाना हमें। अब देखिए L2 लिखा हुआ है, L1 को नीचे लाइए। अब देखिए L2/L1 की जगह पर क्या लिख देंगे, A1/A2, A1/A2 की जगह पर रख दीजिए, क्योंकि हमें A1/A2 कौन हमें यहाँ पर मालूम नहीं है ना, इसको हटाना है। तो A1/A2 है, इसकी जगह पर L2/L1 रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा R2/R1 हो जाएगा, बराबर देखिए L2/L1 बराबर, ठीक है, A1/A2 की यहाँ पर क्या लिख देंगे, L2/L1, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ पर L2/L1, ठीक है, इसकी जगह पर रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर L2/L1, इस पर पूरे पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर। अब देखिए पहले पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए
R2 लिखा, R1 का मान देखिए कितना दिया है, R1 का मान दिया है 16, 16 R1 का मान कितना दिया है 16 दिया है यहाँ पर, 16 पुट कर दीजिए यहाँ पर 16, ठीक है 16 लिख दिया 16 बराबर। अब देखिए L2 का मान कितना दिया है L2 का मान दिया है L/2, L2 का मान दिया है L/2, L/2, ठीक है L/2 अपान L1 का मान कितना दिया है, L1 का मान दिया है हमें L1 का मान कितना दिया है L दिया है यहाँ पर, L दिया है, ठीक है। अब इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसी में सोल्व कर दीजिए L2 मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, 1 ऊपर पहुँच जाएगा, L नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए L से L उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा, R2 अपान क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर बराबर। देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर कर लीजिए, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है, 1/4 होता है, 16 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, R2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। देखिए 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, 16 की उधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 की क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 4 बन जा 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा 4 ओम आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 4 ओम क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देख लीजिए आंसर मैच कर लेते हैं, आ रहा है कि नहीं यहाँ पर 4 ओम, ठीक है 4 ओम आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर इसमें आंसर इन्होंने दिया ही नहीं कि ये आ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 ओम आ रहा है, इन्होंने R1 माना होगा, लेकिन यहाँ पर 4 ओम सही हमारा आंसर है, क्या 4 ओम सही है आंसर, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक से इसको आप सोल्व करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर दीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, देखिए R डैश बराबर होता है, शॉर्ट ट्रिक से देखिए सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है शॉर्ट ट्रिक से देखिए सोल्व करने का तरीका बताते हैं, इसी में बता दे तो हो गया सोल्व, समझ गए होंगे यहाँ पर। इसको क्या समझाना फिर से समझ लीजिए, चाहे R1 का मान दिया 16, अब माना L1 मान लिया L2 उसमें आधा कहा गया, L/2 मान लीजिए, इसमें कहा गया यहाँ पर इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, इसे पिघलाकर पहले लंबाई L मानी थी, इसे पहले से आधा कर दिया जाता है L/2, तब प्रतिरोध रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो तब हमारा R2 का मान निकलना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो बराबर R/L होता है, ठीक है। अब देखिए हमें इसका मान निकलना है यहाँ पर, R का मान निकलना है यहाँ पर, तो L की उधर मल्टीप्लाई A नीचे आ जाएगा, फार्मूला हो जाएगा R बराबर रो L अपन A हो जाएगा। अब देखिए पहले प्रतिरोध के लिए R1 बराबर हो जाएगा रो L1 अपन A1 समीकरण 1 डालेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए R2 बराबर रो L2 अपन A2 समीकरण 2 डालेंगे, समीकरण 1 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे यहाँ पर, इतना आ जाएगा यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लास 12 समीकरण तो आता होगा आपको, ठीक है। एक फार्मूला होता है A1 L1 बराबर होता है A2 L2, ठीक है। बट हमें यहाँ पर A1 अपन A2 हटाना है, जब तक इसको हटाएंगे जब तक क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, न्यूमेरिकल सोल्व ही नहीं होगा, तो इसको लिए हटाने के लिए एक फार्मूला होता है A1 L1 बराबर होता है A2 L2 होता है। तो इसके लिए हमें A1 अपन A2 का मान A2 को नीचे ले, L1 को नीचे भेज दिया, तो A1 अपन A2 की यहाँ पर वैल्यू प्रूफ कीजिए, यहाँ पर सिंप्लीफाई के इतना आ गया यहाँ पर, बस सिंप्लीफाई किया गया। देखिए शॉर्ट ट्रिक से इसको किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक के लिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। मान लीजिए हमें R2 का मान निकालना है, R2 का मान निकाला तो एन स्क्वायर R फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखना है, शॉर्ट ट्रिक का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है। देखिए R2 का मान निकालना है यहाँ पर, R2 का मान निकालना है यहाँ पर, R2 का मान निकालना है यहाँ पर देखिए, इस पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए R2 बराबर होता है यहाँ पर एन स्क्वायर R होता है यहाँ पर, ठीक है। तो R2 का मान निकालना है यहाँ पर, एन क्या होता है जो प्रतिरोध कितना दिया है यहाँ पर देखिए प्रतिरोध R क्या होता है प्रतिरोध होता है, बट यहाँ पर देखिए एन क्या होता है कितनी लंबाई का खींचा गया है यहाँ पर, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का खींचा गया, किससे खींचा गया आधी लंबाई का, तो आधी लंबाई का है तो इनकी यहाँ पर आधा लिख देंगे, आधा 1/2 आधा, इस पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर पहले का दिया हमें प्रतिरोध कितना दिया यहाँ पर 16 दिया है, ठीक है। इस टाइप से सोल्व करना चाहते हैं इस टाइप से कर लेना, पता नहीं नंबर आपको पूरे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिए 1/4 शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का 1/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 से काटिए 4 से 16 हो जाएगा, तब भी आपका R2 का मान 4 ही ओम आ जाएगा यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक से भी आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, उस टाइप से भी सोल्व करते हैं, ये कितना सिंपल तरीका है। और ये लगाना चाहते हैं लगा लेना यहाँ पर, बट यहाँ पर 3 नंबर का पूछा गया तो थोड़ा सा आपको बड़ा तो होना चाहिए क्वेश्चन, जब चाहे इसको सोल्व कर लेना, इस तरीके से सोल्व कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए वैसे होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए यहाँ पर ये वाला गड्ढा, देखिए किसी समांतर प्लेट धारिता के लिए धारित्र के लिए संधारित्र के लिए बात एक ही होता है, धारिता के लिए धारित्र या संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। हर साल क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ पर, कभी मिस ही नहीं होता है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र बना ले, ये समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ पर एक प्लेट X से प्लेट Y, और माना लिखना चाहता है लिख लेना, जो बोल रहे हैं भाई माना लिखा जाता है। देखिए हमारे पास ध्यान पूर्वक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ पर। देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे यहाँ पर, बताइए बहुत सिंपल तरीका। देखिए माना हमारे पास 2 समांतर प्लेटें हैं यहाँ पर, 2 समांतर प्लेटें हैं, प्लेट X से और प्लेट Y है यहाँ पर, ठीक है। प्लेट X से
दो हमारे पास माना हमारे पास दो प्लेटें हैं, प्लेट एक से प्लेट वाई है यहाँ पर, ठीक है। इसका प्रत्येक का प्लेट क्षेत्रफल मान सकते हैं ए, इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या मान सकते हैं यहाँ पर ए मान सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं दिखाने की यहाँ पर, माना लिखना है लिख लेना उसी में, ठीक है। प्रत्येक का क्षेत्रफल मान लीजिए, माना दो समांतर प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल, इसका प्लेट क्षेत्रफल ए है यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल मान सकते हैं ए है यहाँ पर, ठीक है। ए मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, ए मीटर स्क्वायर। उनके बीच की दूरी डी मान ली हमने, इनके बीच की दूरी का इधर वाला हटाइए, इनकी बीच की दूरी क्या है हमारे पास डी है यहाँ पर, इनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास डी है यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच की दूरी डी है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सही है। अब चाहे प्लेटों के बीच परावर्तनांक मान सकते हैं यहाँ पर क्या है, चाहे प्लेटों के बीच परावर्तनांक सपोज डेट के मान लिया यहाँ पर, ठीक है। परावर्तनांक प्लेटों के बीच क्या मान लिया, के मान लिया। इतना माना लिखना, क्या लिखेंगे, माना हमारे पास दो प्लेटें, प्लेट एक्स प्लेट वाई है, प्रत्येक का क्षेत्र, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उनके बीच की दूरी डी है यहाँ पर, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए प्लेट एक्स है यहाँ पर, जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बाई को पृथ्वी से जोड़ देते, बाई प्लेट है इसको पृथ्वी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पर। जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बाई प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। प्रेरण विधि से बाई के अंतर सतह पर, प्रेरण विधि से बाई के अंतर मतलब अंतर सतह मतलब अंतर सतह पर माइनस का क्यू, माइनस का क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ये उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जिसकी बल रेखाएं हमारे पास एक से बाई की ओर है यहाँ पर, बल रेखाएं क्या हमारे पास एक प्लेट से बाई प्लेट की ओर है यहाँ पर। इतना माना लिखना चाहते लिख लेना, हो जाएगा। हम दो चार लाइन लिखी होनी चाहिए, नहीं लिखी होनी तब भी चल जाता है काम, ठीक है। इतना कौन देखता है। अब देखिए यहाँ पर हमें डेरिवेशन करना है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए यहाँ पर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्लेटों के बीच आप निकाल लीजिए विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए ई, और प्लेटों के बीच निकाल लीजिए आप विभवांतर, ठीक है। बस हो जाएगा। हम देखिए सबसे पहले यहाँ पर डेरिवेशन करने हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, डा था यहाँ पर डा। देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए, प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। भाई ये फार्मूला होता है, बट हमने यहाँ पर क्या माना, प्लेटों के बीच एक परावर्तनांक मान लिया हमने, के मान लिया यहाँ पर। प्लेटों के बीच क्या माना, परावर्तनांक के माना, तो यहाँ पर के लिख लीजिए यहाँ पर। चूंकि प्लेटों के बीच निकाले तो यहाँ पर के लिख देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। चाहे डायरेक्टली फार्मूला ध्यान रखना, ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर। निर्वात स्वाभाविक के लिए के मान बन लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक फार्मूला और होता है हमारे पास, एक फार्मूला होता है सिग्मा बराबर, यहीं पर देखिए यहाँ पर, चूँकि सिग्मा बराबर होता है हमारे पास फार्मूला क्यू अपान ए। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का क्या होता है, पृष्ठ घनत्व होता है यहाँ पर, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट तो हम जानते होंगे, निर्वात की विद्युतशीलता होता है, के क्या होता है, परावर्तनांक होता है यहाँ पर, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा की जगह पर क्यू अपान ए पुट कर दीजिए। देखिए इसको आप सिंपल तरीका देखिए, इसको लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई 1 अपान के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो उतना ही आ जाएगा। देखिए अब देखिए बराबर देखिए सिग्मा की जगह पर क्या लिख दीजिए, सिग्मा की जगह पर क्यू अपान ए लिख दिया, क्यू अपान ए लिख दिया, और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, 1 अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा बराबर क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया। अब प्लेटों के बीच क्या निकाल लीजिए, ये प्लेट है, कहाँ गया चित्र, ये यहाँ पर। प्लेटों के बीच क्या निकाल लीजिए, विभवांतर निकाल लीजिए यहाँ पर। प्लेटों के बीच क्या निकाल लीजिए, दूरी है तो विभवांतर निकाल लूँगा, प्लेटों के बीच विभवांतर। अब लिखिए प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला होता है बी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी। देखिए ई मल्टीप्लाई डी, वैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा ई बराबर फार्मूला पढ़ा होगा बी अपान डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें बी का मान निकालना है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान डी। एक ही फार्मूला आपको ध्यान रखना ऊपर वाला, ई बराबर क्या होता है, बी अपान डी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र वाला, ठीक है। यहाँ से फार्मूला आया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए ई का मान समीकरण 1 से, देखिए ई का मान समीकरण 1 से यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डी लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 से लिखा, अपने पास हो तो अपने पास से नहीं लिखा, ठीक है। समीकरण 1 से लिखा है यहाँ पर, समीकरण 1 से यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब हमें चूंकि यहाँ पर निकालना था व्यंजक, किसका निकालना था यहाँ पर, धारिता का।
यानी कि धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो धारिता के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास। धारिता के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यदि संधारित्र की चाहे लिखिए, धारिता का फार्मूला होता है C बराबर, धारिता का फार्मूला C बराबर Q/B, ये तो होता है। अब देखिए Q लिखा, B का मान कितना दिया, A दिया गया है, यहाँ B का मान पुट कर दीजिए यहाँ पर QD अपान KA एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, C बराबर। अब देखिए हमें उल्टा करना बताया था, देखिए ये कहाँ पहुँच, नीचे वाला कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है, KA एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा, QD हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए Q से Q उड़ा दीजिए, कट जाएगा, तो C बराबर क्या बचेगा हमारे पास, KA एप्सिलॉन नॉट अपान D बचेगा यहाँ पर, अपान D। यही क्या इसका मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है, फेरेड। यही क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हो जाएगी, यही धारिता निकालनी थी, यही होता है यहाँ पर। अब इसमें बोला गया था, और देखिए इसमें क्या बोला गया था, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएंगे, देखिए इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएंगे यहाँ पर। देखिए C ये क्या है, कांस्टेंट है, C समानुपाती ले सकते हैं यहाँ पर, A के ले सकते हैं, एरिया के लिख सकते हैं कि नहीं, और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, C समानुपाती ले सकते हैं, K के ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाले के लिए समानुपाती, जो नीचे उसका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर C और क्या ले सकते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, 1/D यहाँ पर, ठीक है, 1/D। देखिए C समानुपाती ले सकते हैं यहाँ पर K, और C समानुपाती ले सकते हैं A के, और C व्युत्क्रमानुपाती ले सकते हैं 1/D के यहाँ पर। अब देखिए लिखिए, अतः देखिए धारिता को इस टाइप से बढ़ाएंगे, अतः धारिता बढ़ाने के लिए, धारिता बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, धारिता बढ़ाने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना होगा मालूम है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना होगा, धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल अधिक रखना होगा। ये संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक रखते हैं, रखना होगा। तो लिखिए यहाँ पर संधारित्र की लिख देते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं, ठीक रखते हैं, यही लिख दिए, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं, ठीक है। इस टाइप से धारिता को बढ़ा सकते हैं, अधिक रखते हैं, और क्या रख सकते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या करते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी कम रखते हैं। यहाँ पर जब धारिता बढ़ेगी तो मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो मतलब कि प्लेटों के बीच दूरी कम होगी, और यहाँ पर तो प्लेटों के बीच की दूरी कम रखते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, इनको लीजिए यहाँ पर, प्लेटों के लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच, प्लेटों की लिख दिए, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कम रखते हैं, ठीक है, कम रखते हैं। अब देखिए क्या हमारे पास क्या बचा, परावैद्युतांक। तो प्लेटों के बीच परावैद्युतांक क्या रखते हैं, परावैद्युतांक माध्यम भरते हैं, प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक माध्यम भरते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास धारिता बढ़ जाएगी यहाँ पर। अब क्या करते हैं, प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक ठीक है, परावैद्युतांक का माध्यम भरते हैं, ठीक है। देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं, प्लेटों का ही लिख लीजिए, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं, यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं। और नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी कम रखते हैं, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या रखते हैं, कम रखते हैं। यहाँ पर चक्की लिख दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, प्लेटों की क्षेत्रफल गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सही है, प्लेटों का सही है, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी कम रखते हैं। नंबर 3 में क्या हो जाएगा, प्लेटों का बीच अधिक परावैद्युतांक का माध्यम भरते हैं। इस टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक, का लिखा हुआ है यहाँ पर। एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, विभवांतर निकालना है, बस धारिता पर पुट कर दिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका धारिता का फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, धारिता का फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है 5-5 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले हमारे क्या हो गए, सोल्व हो गए यहाँ पर। अब देखिए 5-5 नंबर वाले, देखिए बोर की क्वांटमीकरण अभिकृत क्या है, इसका स्पष्टीकरण दी ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, बोर की परमाणु मंडल की कमियां क्या है। देखिए बोर की क्वांटीकरण अभिकृत क्या है। देखिए सबसे पहले अभिकृत देख लीजिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है,
ठीक है। इस समय नाभिक के आवेश नाभिक का आवेश क्या होता है, जेड ई, ठीक है। जेड परमाणु क्रमांक ई जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश ई के बीच कार्य करने वाला कूलाम बल इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो एम इंटू बी स्क्वायर अपन आर बराबर के जेड स्क्वायर अपन आर। ये हम जानते हैं, द्रव्यमान होता है, बी वेलोसिटी होती है, आर रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, के आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। के तो जानते हैं, जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, आर रेडियस होती है भाई यहाँ पर, ठीक है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, पहले लिख लिया। क्या होता है, परमाणु में लिख लेना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और इस समय नाभिक के आवेश जडी तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश ई के बीच कार्य करने वाले कूलाम बल इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, ठीक है। फिर नंबर 2 देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रतिबंध को क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। एम बी आर बराबर क्या होता है, NH/2, जहाँ एन बराबर क्या होता है 1 2 3, यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होती है, डाटा, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्या होगी, बोर की यानी कि बोर क्वांटिकरण अपकृत क्या होंगे। फिर बोला गया इसका स्पष्टीकरण डी ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया। देखिए, डी ब्रोगली ने तर्क किया कि इलेक्ट्रॉन को बोर द्वारा प्रस्थापित इसकी वृत्ताकार कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। डोरी में गमन करती तरंगे के सदृश कण तरंगे भी अनुनादी अवस्थाओं में अप्रगामी, ठीक है, अप्रगामी तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं। यही क्या है, इन्होंने यही क्या कहा था, यानी कि डी ब्रोगली ने यही मतलब कि स्पष्टीकरण किया था यहाँ पर। और भी होता है, थ्योरेटिकल थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें इतना बड़ा नहीं लिखना है। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, यही 2 नंबर का हो जाए, 1 नंबर का हो जाए, 1 नंबर का ये हो जाएगा यहाँ पर, 2 नंबर का ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन, 2 नंबर 2 4, 1 नंबर की कमियाँ हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा लेंथी आपको नहीं लिखना है। आप देखिए कमियाँ यहाँ पर, जो जितना क्वेश्चन हो जाए उतना लिखना, ठीक है, इतना थोड़ा ना टाइम होता है एग्जाम में। फिर देखिए कमियाँ, वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सका। कमियाँ पहले क्या थी हमारे पास, बोर मॉडल की कमी क्या थी, पहली वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सका। जो वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचनाएं थी यहाँ पर, संरचनाओं को बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सका, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जीवेंद्रता स्टार्क प्रभाव की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं की जा सकी, ठीक है। जीवेंद्रता स्टार्क प्रभाव की व्याख्या किसे नहीं की, बोर मॉडल से नहीं की जा सकी। यहाँ पर किसे नहीं की जा सकी, बोर मॉडल से नहीं की जा सकी। फिर देखिए नंबर 3, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण भी बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सका, ठीक, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण भी बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सका। नंबर 4 देखिए, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति भी बोर मॉडल से नहीं समझाई जा सकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति भी बोर मॉडल से नहीं समझाई जा सकती, यहाँ पर नहीं समझाई जा, यहाँ पर लिख लेना। अथवा देखिए, अथवा में दिया गया निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा kT कोटि की है, ठीक है। फिर देखिए NCERT का क्वेश्चन है, किताब में दिया गया था, ध्यान रखना, 27 सेंटीग्रेड पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसी तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जहाँ यहाँ पर के वोल्ट्स में नेतांक है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, 5 नंबर का है, बहुत ही कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इसमें लेंथी है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया यहाँ पर, देखिए छठे का अथवा, यहाँ पर क्या है, छठे का हमें अथवा यहाँ पर दिया है, क्या है, छठे का अथवा सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है, क्या है, हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा, एनर्जी दी गई, एनर्जी हमें क्या दी गई, E बराबर दी गई है यहाँ पर kT, ठीक है, kT। और हमें क्या दिया है यहाँ पर, और हमें दिया है 27 सेंटीग्रेड पर, यानी कि टेम्परेचर कितना दिया है, T बराबर दिया है 27 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए तो 27 प्लस 273 इंटू क्या, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, तो T बराबर क्या हो जाए, 27 273 कितना होता है, 300 केल्विन हो गया यहाँ पर, कितना हो गया, 300 केल्विन, ठीक है। और देखिए बोला गया है ऊष्मीय न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, तो लेमडा का मान फाइंड करना हमें यहाँ पर, और क्या फाइंड करना है यहाँ पर, और हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, और यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पहले इतना देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसी में था, इसी में इसका फार्मूला था। देखिए ये फार्मूला दिया गया है, ई काइनेटिक एनर्जी के एक कण की लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, देखिए लेमडा बराबर होता है H/√2me, ये फार्मूला होता है, यही अप्लाई यही लगा दीजिए। तो लेमडा बराबर हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा बराबर हो जाएगा H/2me, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया बराबर हो जाएगा यहाँ पर, सही है। अब देखिए H/2m का क्या होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा, किसका होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए इसमें न्यूट्रॉन की बोली गई है ना, देखिए यहाँ पर बोला गया न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की गणना की, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा N4 न्यूट्रॉन। और E का मान कितना दिया है, E का मान दिया है kT,
ठीक है। ई का मान कितना दिया है, के टी दिया है, इस पर लगा दीजिए अंडरूट, लगा दिया अंडरूट लगा दिया। अब देखिए लेमडा बराबर हो जाएगा एच, एच का मान प्लंक नेतांक, प्लंक नेतांक का मान कितना होता है, प्लंक नेतांक का मान ये दिया गया, इसी में दिया है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 34। तो यहाँ पर 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 34, ठीक है, डिवाइडेड बाई बड़ा सा लगाइए। अब देखिए 2 लिखिए, पहले अंडरूट लगा दीजिए, इसी में अंडरूट लगा दिया। अब 2 गुणा, अभी लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया गया है यहाँ पर 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 27, ठीक है, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 27, ठीक है। और देखिए न्यूटन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बोल्ट्जमैन नेतांक, बोल्ट्जमैन नेतांक का मान कितना होता है यहाँ पर, देखिए इसको आप अप्लाई मत करना, इसको कन्वर्ट करना होगा, लेकिन ये जूल प्रति सेकंड में आपको लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जूल प्रति सेकंड में है यहाँ पर, नहीं जूल प्रति केल्विन में, क्योंकि जूल इसमें भी दिया था, बोल्ट्जमैन नेतांक का मान जूल वाला लीजिए, तो उसके लिए वैल्यू होती है, बोल्ट्जमैन नेतांक यहाँ पर लिख दें, उसके लिए वैल्यू होती है हमारे पास के बराबर, उसके लिए याद कर लेना के बराबर होता है 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस के 23 होती है, माइनस का 23 होता है, माइनस का 23 जूल प्रति केल्विन में होता है। ये मान आपको अप्लाई करना है, चाहे केल्विन में बस लिख लीजिए, ये मान के बराबर 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 23, ठीक है, इसको अप्लाई करना है यहाँ पर, तो जूल प्रति केल्विन में, तो 1.38 इसको कन्वर्ट करना हो, इसको मत कीजिए, 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस का 23 होगा यहाँ पर, माइनस का 23। और क्या दिया, टेम्परेचर टी का मान कितना दिया यहाँ पर, टी का मान दिया 300 दे दिया यहाँ पर। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन सबसे हार्ड है यहाँ पर, हार्ड कुछ नहीं है, देखिए 300 दूना 600 की इसमें मल्टीप्लाई करना, कर लेंगे 600 की मल्टीप्लाई कर लेना, बहुत क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, 300 दूना 600 हो जाएगा। अब देखिए 8 को छोड़ देना, आप 7 को छोड़ देना, 13 16 की मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, फिर 600 में 13 16 की जो मल्टीप्लाई है उसमें मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी उसका रूट आ जाएगा आराम से, फिर उससे भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हम आंसर इसमें देखकर आपको लिख देते हैं यहाँ पर लेमडा का मान आएगा, यहाँ पर लेमडा का मान कितना आएगा, इससे देखकर लिख देते हैं, लेमडा का मान आएगा 1.78 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, ठीक है, लेमडा बराबर आएगा 1.78, आप सिंप्लीफाई कर लेना, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर में आएगा, यहाँ पर कर सकते हैं आराम से, कुछ है ही नहीं इसमें, कैलकुलेशन हम करेंगे तो सब क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएंगे, ठीक है, इतना तो आप कर लेंगे, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। और देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ पर, इसी में चाहे आप इसको हम उसमें कर लेना, एंगस्ट्रांग में 10 की पावर माइनस के 10 हटा देना, एंगस्ट्रांग में हो जाएगा, लेकिन क्या करना है यहाँ पर, फिर हमसे बोला गया यहाँ पर, फिर हमसे बोला गया बड़ी कैलकुलेशन आप ही करेंगे यहाँ पर, फिर बोला गया इसी तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो फोटान की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फोटान की ऊर्जा ई बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला hc/λ, कितना सिंपल सवाल आता है 5 नंबर का, ई बराबर एच प्लंक नेतांक का भाई होता है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 34, ठीक है। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा, ये तो मालूम होगा, 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 होता है, डिवाइडेड बाई लेमडा का मैंने निकाला 1.78 गुणा 10 की पावर माइनस का 10, इससे काट देना, 10 की पावर 10 से कट जाएगा यहाँ पर 1.78, इससे भाग कर देना, ये भी आना, 3 की मल्टीप्लाई करना और 17 से भाग कर देना, ये भी आ जाएगा। तो ई बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ई बराबर एनर्जी, ये भी हम देख कर लिख देते हैं आंसर, इसका आएगा यहाँ पर 1.112 गुणा 10 की पावर माइनस के 15, यहाँ पर कितना आएगा 1.112 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 आएगा, 10 की पावर माइनस का 15 किस में आ जाएगा, यहाँ पर जूल में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जूल में। इस टाइप से आंसर हो, कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पर करके देख लेना, वरना दिक्कत हो जाएगा आपको एग्जाम में, यहाँ पर बड़े कैलकुलेशन कैसे सीखेंगे, करेंगे तभी तो सीखेंगे आप, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सोल्व, ये दोनों सोल्व, ये पहला आंसर है, दूसरा आंसर कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है, एनर्जी की दिए थे, टेम्परेचर दिया गया था, बस फार्मूला उसी में लिखा हुआ है, मालूम भी होना चाहिए, याद कर लेना फार्मूला, बस वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर का। कोई कठिन क्वेश्चन था यहाँ पर, कुछ नंबर हमारे पास 7। देखिए यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए, ठीक है। इसके लिए आवेदन क्षमता के लिए सूत्र की सत्यापना करनी है, लिखना नहीं, सत्यापना करनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे इस टाइप से, देखिए हमारे पास अभिदक्षण लेंस है, यहाँ पर क्या है, अभिदक्षण लेंस है यहाँ पर, ठीक है, एक छोटा लेंस है, एक बड़ा लेंस है, यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, क्या छोटा लेंस है, बड़ा लेंस है, यहाँ पर अभिदक्षण लेंस है, इसको चाहे L1 मान लीजिए लेंस, इसको लेंस L1 मान लीजिए, इसको लेंस L2 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका प्रतिबिंब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर बस अभिदक्षण लेंस है, यहाँ पर क्या है अभिदक्षण, देखिए सबसे पहले यदि वस्तु हमारे पास क्या है AB, यहाँ पर वस्तु रखी है हमने, वस्तु AB, अभिदक्षण लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर वस्तु AB है यहाँ पर, तो हमारे पास वस्तु AB रखी तो अभिदक्षण लेंस का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। एक हमारे पास किरण कहाँ से चली जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से चली जाएगी, तो इसके प्रतिबिंब, आपने प्रतिबिंब बहुत बनाए होंगे क्लास 10th में यहाँ पर, ठीक है, इसके प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका जो नाम दीजिए A1 B1, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब वस्तु रखी हमने कहाँ रखी,
जो हमें दिया है, यदि वस्तु ए बी, जब वस्तु ए बी है, अवजस्टर लेंस है, अवजस्टर लेंस का फोकस एफ डैश है, इससे हमने कहाँ रख दी, बाहर रखी इधर, तो हमारे पास प्रतिबिंब यहाँ पर बना A1 B1 पर बना, यहाँ पर कहाँ पर बना, A1 B1 पर, यहाँ पर राइट, इतना प्रतिबिंब बना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, अब देखिए, अब इधर वाला भूल जाइए। अब देखिए ये नेत्रिका है यहाँ पर, क्या है नेत्रिका, चाहे यहाँ पर आँख बना सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर, लेकिन क्या करना बनाने का। अब देखिए नेत्रिका है, अब देखिए इसको भूल जाइए, इसको क्या करिए आप भूल जाइए। देखिए अब इस नेत्रिका के लिए हमारे पास ये प्रतिबिंब किसके के लिए, वस्तु का कार्य करेगा। देखिए इसको भूल जाइए, वस्तु क्या होता है, इधर ही तो रखते हैं वस्तु, यहाँ पर उधर प्रतिबिंब बनता है। अब इसके लिए इधर वस्तु रखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब बना। अब इसके लिए समझ लीजिए, इसके लिए वस्तु यहाँ पर रखी, तो मतलब इसके लिए वस्तु इधर है, प्रतिबिंब उधर बनेगा। इसके लिए सपोज देखिए, जब वस्तु इधर रखते हैं तो प्रतिबिंब उधर बनता है यहाँ पर, जब इसके लिए इधर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब उधर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, A1 B1 क्या करेगा, वस्तु का क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। अब देखिए समझिए, अब देखिए नेत्रिका का फोकस का है हमारे पास एफ ई डैश है, यहाँ नेत्रिका का फोकस का है एफ ई डैश है, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर एफ ई, इसका फोकस यहाँ पर एफ ई दे दीजिए, यहाँ पर एफ ई है, यहाँ पर नेत्रिका का फोकस एफ ई, और एक नेत्रिका का फोकस हमारे पास एफ ई डैश है, यहाँ पर क्या है, एफ ई डैश है यहाँ पर, ठीक है। दो फोकस होते हैं यहाँ पर। अब देखिए एफ ई मान लिया, एफ ई डैश मान लिया, इसके लिए फोकस हमारे पास एफ जीरो था, मतलब ओ, अब जैसे लिए ओ से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ओ है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से यहाँ पर। अब इसके लिए हमारे पास फोकस क्या है यहाँ पर, इसका एफ ओ डैश यहाँ पर मान लिया, ठीक है। अब देखिए तो इसके लिए क्या करेगा, वस्तु का करेगा। अब ध्यान से समझना, यही मेन चीज़ बात है। देखिए जब यहाँ पर इसके लिए, अब देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, प्रतिबिंब, या यदि लिखेंगे, अगर यदि A1 B1, यदि A1 B1 प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर है, A1 B1 नेत्रिका के फोकस के अंदर है, क्या है, प्रतिबिंब अंदर है यहाँ पर, इसके अंदर है नेत्रिका के लिए, ये नेत्रिका के फोकस है यहाँ पर, इसके क्या है, प्रतिबिंब क्या बना, इसके अंदर बना है, क्या है, इसके अंदर है। तो नेत्रिका का अंतिम प्रतिबिंब आभासी A2 B2 यहाँ पर बनेगा, A2 B2 आगे नहीं जाएगा, इधर बनेगा यहाँ पर, इसको इधर डाटेड मिलाएंगे यहाँ पर, इधर बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इधर बनेगा यहाँ पर डाटेड, यहाँ पर इसकी एक रेखा हमारे पास प्रकाशिक केंद्र से चली जाएगी, और एक मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, सीधी चली जाएगी। तो इसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, इसका ध्यान रखना, इसके प्रतिबिंब पीछे बनेगा आकर, ठीक है, आभासी बनेंगे, पीछे के बनते आभासी प्रतिबिंब A2 B2 पर बनेगा आकर, किस पर बनेगा, A2 B2 पर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसकी वस्तु की दूरी हमारे पास क्या है, अवजस्तर की वस्तु की दूरी U0 मान लिया यहाँ पर। अब प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति अवजस्तर की हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यहाँ से यहाँ तक नापते हैं यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब इसकी कहाँ पर, यानी कि B0 इसको प्रतिबिंब ले लिया अवजस्तर का, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब बना, कहाँ से बना, यहाँ से बनाकर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाए B0, यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी होती है, और यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक है। नेत्रिका की हमारे पास, नेत्रिका की वस्तु की हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, यू मान ली, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक नेत्रिका की वस्तु यहाँ पर रखी, वस्तु नेत्रिका के लिए वस्तु का करके जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, इसके लिए हमने क्या मान ली, यू मान ली, यहाँ पर क्या मान ली, यू मान ली यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके लिए प्रतिबिंब, इसके लिए नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है हमारे पास, BE, इसको डी से भी कहते हैं, इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब इसका हमें क्या करना है, ये चित्र आप बना सकते हैं, आराम से बना लेना यहाँ पर, ठीक है, आराम से बना सकते हैं यहाँ पर, जो बोला है वो डिटेल में लिख भी सकते हैं, वही लिखना होता है। अब इसके लिए आवेदन क्षमता के सूत्र का सत्यापन, किरण आरेख बना दिया, यहाँ पर समझाइए, ठीक है। यही जो बोला है उसको माना प्रतिबिंब का बनना वही लिख देना यहाँ पर। प्रतिबिंब का बनना, आप किस प्रतिबिंब का बनना का समझाइए। देखिए क्या लिखेंगे आप, अब थ्योरी थोड़ी वो लिखना, यदि वस्तु क्या लिखेंगे, यदि वस्तु AB, वस्तु क्या है AB लिखना, जो बोल रहे हैं यहाँ पर, यदि वस्तु AB अवजस्तर लेंस के फोकस के बाहर है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे पास A1 B1 पर बनता है, यही लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, A1 B1 पर बनता है, जो नेत्रिका के लिए, जो क्या बोला था, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, ठीक है, ये लिख लेना। और यदि A1 B1 प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर हो, प्रतिबिंब नेत्रिका के अंदर, नेत्रिका का फोकस ये भी है, इसके अंदर हो तो नेत्रिका का अंतिम प्रतिबिंब आभासी A2 B2 यहाँ पर बनेगा आकर, ठीक है, यहाँ पर बनेगा, ध्यान रखना, कहाँ बने, सीधी चले जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, क्या चली जाएगी, सीधी प्रकाशिक केंद्र से चली जाएगी यहाँ पर, चाहे इसको ओडेस मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और इसको यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, यहाँ पर सीधी जाएगी, फिर इधर पीछे मिला देंगे यहाँ पर, एक जो बोला है लाइन है वही लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमें ड्राइव करना है फार्मूला, तो फार्मूला ड्राइव किस टाइप से करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सूक्ष्मदर्शी का आवेदन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना। देखिए सूक्ष्मदर्शी के लिए आवेदन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, एम बराबर, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, एम बराबर होता है फार्मूला बीटा अपान एल्फा,
ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है यहाँ पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवेदन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए आवेदन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बने कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, ये आंख है, आंख यहाँ पर होती है, तो आंख पर बना कोण बीटा, आंख पर बना कोण बीटा क्या लिखेंगे, परिभाषा अगर आ जाए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता का परिभाषा है तो किस टाइप से लिखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण का कोण, आंख पर बना कोण क्या है हमारे पास, एल्फा है, एल्फा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हमारे पास, डी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, डी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये क्या होता है आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण क्या होता है, ये आंख पर बना कोण एल्फा, आंख पर बना कोण एल्फा आंख पर बना कोण एल्फा का अनुपात, एल्फा के अनुपात के बराबर होता है। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, समझ लीजिए मान लीजिए यहाँ पर ए इस टाइप से बनाना चाहते हैं हम, ठीक है, ये एल्फा क्या होता है, आंख पर बना कोण होता है, ध्यान रखना क्या होता है, आंख पर बना कोण। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइव करना है, यहाँ पर क्या करना है, ड्राइव करना, मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर, मान लीजिए ट्रेंगल यहाँ पर सपोज डेट बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है, इसका मान लीजिए एल्फा यहाँ आंख पर बना होता है, ये आंख होती है यहाँ पर, क्या होती है हमारे पास, इस टाइप से यहाँ पर आंख होती है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से यहाँ आंख होती है, बना लेना है यहाँ पर, ठीक है, क्या होती है आंख होती है इस टाइप से यहाँ पर ये आंख है यहाँ पर, ठीक है, आंख होती है, आंख पर यही बना होता है, आंख पर बना, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होती है, डी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है डिस्टेंस, डी होती है। अब देखिए हम जानते हैं सबसे पहले एल्फा बराबर लगा दीजिए, देखिए एल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए 10 एल्फा के सामने देखिए एल यहाँ पर कहाँ पर बताएं आपको, रुक जाइए, ए यहाँ पर इसी में बता देते हैं, देखिए एल लाल बटे के ए लाल बटे के ए, ठीक है, क्या होता है हमें मान लीजिए टेन थीटा लगाना है, टेन थीटा क्या होता है, साइन होता है कोस और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा मतलब 10 एल्फा ले लेंगे, 10 एल्फा बराबर क्या होता है, 10 कोण के सामने क्या बचा होती है, लंब होती है, 10 एल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है, क्या होता है 10 एल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, 10 एल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब कौन सा लेंगे बताइए, यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर लंब क्या है ए बी, 10 एल्फा बराबर क्या हो जाए, लंब ए बी है, और यहाँ पर आधार क्या है, डी है, आधार क्या है, डी है, माइनस का डी लेंगे लेकिन हम यहाँ पर, ठीक कितना हो जाएगा 10 एल्फा बराबर ए बी अपन माइनस का डी हो जाएगा। इसी टाइप से इसी को आप चाहे एल्फा ले सकते हैं, इसी को क्या ले सकते हैं, इसी को एल्फा ले लीजिए, फिर इसी टाइप से सेम टू सेम बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए सपोज है एल्फा के लिए इसी टाइप से बीटा 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी टाइप से A1 B1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 B1, ठीक है, A1 B1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा होता है लंब बटे आधार, इसके लिए भी लंब बटे आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए आधार क्या हो जाएगी, इसके लिए ये वाली दूरी क्या हो जाएगी इसके लिए, ठीक है, कोण की लंब बटे आधार ये वाला होगा, यहाँ पर समकोण होगा यहाँ पर, तो आधार क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि नेत्रिका की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, यू ई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यू ई माइनस का यू ई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, देखिए समझ में आएगा नहीं, समझ लीजिए यहाँ पर आपको चित्र बना दिए, देखिए ये कोण है यहाँ पर बीटा, कोण के सामने क्या हो जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है यहाँ पर, लंब A1 B1 है, लंब क्या है A1 B1, आधार कितना है, यहाँ जितनी दूरी वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक जितनी यहाँ से यहाँ तक जितनी यहाँ से यहाँ तक, तो यू ई ए भी हो जाएगी, यू ई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यू ई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात है कि तो लंब बटे आधार माइनस का, इसी टाइप से सेम टू सेम ए बी अपान, इसके लिए क्या ले लेंगे यहाँ पर हम दूरी, वस्तु की दूरी क्या ले लेंगे, इसके लिए एल्फा के लिए क्या ले लेंगे, वस्तु के लिए डी ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसके लिए क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे, ध्यान रखना डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बीटा बराबर क्या 10 बीटा बराबर A1 B1 अपान शॉर्ट फॉर्म में बहुत बता रहे हैं आपको, ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहें ये मान क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बीटा बराबर 10 बीटा बराबर A1 B1 आ गया, माइनस का यू आ गया, अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, किसका मान, इसको डाल दीजिए, चाहे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको समीकरण ए मान दिए हैं, या एल्फा और बीटा का समीकरण 1 में, एल्फा और बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रख दिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास,
समीकरण अल्फा का बीटा का मान क्या है A1 B1, ठीक है A1 B1। देखिए आप कहेंगे यहाँ पर माइनस का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की दूरी इधर है, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर उधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू लिया यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। तो A1 B1 अपान क्या हो जाएगा माइनस का UE हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर अल्फा का मान क्या है AB अपान क्या हो जाएगा माइनस का D हो जाएगा यहाँ पर, AB अपान क्या हो जाएगा माइनस का D हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको उल्टा कर इधर ही करते हैं, देखिए A1 B1, ठीक है, अपान माइनस का UE लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया मल्टीप्लाई माइनस का D ऊपर पहुँच जाएगा, AB कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए माइनस से माइनस उठा दीजिए, कट जाएगा, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं A1 B1 अपान AB, लिख सकते हैं कि AB, D अपान D ऊपर है, D अपान क्या हो जाएगा UE हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, UE हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यम बराबर, देखिए A1 B1 का मान कितना दिया यहाँ पर, A1 B1 का मान कितना, A1 B1 का मान कितना है यहाँ पर, देखिए ये क्या है यहाँ पर A1 B1, रुक जाइए यार, A1 B1 ये क्या है यहाँ पर, प्रतिबिंब है यहाँ पर A1 B1, तो प्रतिबिंब किसके लिए है, प्रतिबिंब यहाँ पर, प्रतिबिंब किसके लिए बना था बताइए, अभिदक्षक के लिए बना था, तो प्रतिबिंब के लिए अभिदक्षक के लिए B0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी B0, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी B0 हो जाएगी, यहाँ पर A1 B1 के लिए माइनस का B0 हो जाएगा। अब AB इसके लिए था अभिदक्षक के लिए क्या थी, वस्तु थी, इसके लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी यहाँ पर, इसके लिए प्रतिबिंब बना था, इसके लिए यहाँ पर बना था कि नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर वस्तु इसके लिए क्या थी, वस्तु थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर U0 हो जाएगा, यहाँ पर U0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा U0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आराम से यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर B0 क्या लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, इधर वैल्यू है प्रतिबिंब इधर है ना, इधर इसके लिए प्रतिबिंब क्या इधर है, तो इधर वाले नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, उधर वाले पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस का B0 अपन U हो जाएगा। अब D अपान क्या हो जाएगा EU हो जाएगा, यहाँ पर हो गया यहाँ पर, ठीक है, हमारे क्या हुआ हो गया यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जब प्रतिबिंब अंतिम, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट कंडीशन, देखिए कंडीशन लिखिए यहाँ पर, जब और इसमें कुछ कंडीशन कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, या D दूरी पर बनता है भाई होती है, इस पर यह लिख सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। न्यूनतम दूरी के लिए BE का मान लेते हैं नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। और U बराबर क्या ले लेंगे, माइनस का नेत्रिका की वस्तु की दूरी U ले लेंगे। F का मान क्या ले लेंगे, F का मान क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, FE ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, FE ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस पेज पर इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर FE हो जाएगा, यहाँ पर FE यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब लेंस का सूत्र लगाइए, यहाँ पर लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर होता है 1/B माइनस का 1/U होता है, ठीक है। हटाइए स्क्रीन को, अच्छा नहीं चल रहा है। अब देखिए 1/F का मान क्या हो जाएगा, नेत्रिका की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो B नेत्रिका के लिए ले लेंगे माइनस का D, ठीक है, D ले लेंगे यहाँ पर D, और U बना माइनस का U ले लेंगे, F ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर FE हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और B का मान कितना दिया है, यहाँ पर B का मान दिया है माइनस का D हो जाएगा। U का मान कितना दिया है, U का मान दिया है माइनस का UE, क्या दिया है माइनस का UE, बट यहाँ पर माइनस का U, यहाँ पर माइनस क्या है प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 1/UE हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब इसको चाहे इधर ले आइए, आप इसको चाहे इधर ले आइए, क्या लाएंगे, इसको इधर लेंगे, तो 1/FE प्लस का इधर आए प्लस का हो जाएगा, 1/D हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/UE हो जाएगा, यहाँ पर 1/UE हो गया, यहाँ पर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें चाहे आप कॉमन क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते यहाँ पर। देखिए इसमें आप कॉमन रुक जाइए, 1/UE लिखा है यहाँ पर, लिखा तो 1/FE हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे यहाँ पर। 1/F है यहाँ पर, ठीक है, F और प्लस का 1/D है यहाँ पर, D, ठीक है। इसको D से मल्टीप्लाई कीजिए, D से इसमें मत कीजिए, इसमें कीजिए, यहाँ पर इसमें कीजिए, देखिए D से मल्टीप्लाई कीजिए और D से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए 1/UE, अब देखिए 1/D इसमें कामा ले लीजिए, यहाँ पर 1/D के ले लीजिए, कामा ले लीजिए, यहाँ पर कामा ले लीजिए, यहाँ पर 1/D के ले लेंगे, कामा ले लेंगे, 1/D कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर 1/D कामा ले लिया, एक देखिए यहाँ पर 1 ले लिया कामा, D नीचे वाला ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं क्वेश्चन पूरा। देखिए बन अपन डी, बन ले लिया, कॉमन डी लिया, तो क्या बचा, ऊपर डी बचा और नीचे क्या बचा, एफ बचा। ऊपर क्या बचेगा, डी बचेगा यहाँ पर, लेकिन एफ क्या चल रहा था, एफ ही नेत्रिका की फोकस दूरी लिखी है यहाँ पर, एफ ई हो जाएगा यहाँ पर, पी भी नहीं चल रहा है भाई साहब, एफ ई हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर बन अपन डी कॉमन चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा, बन बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बन बचेगा, यहाँ पर बचेगा कि नहीं, बन बचेगा, बचेगा। अब देखिए डी की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी की क्या कर दीजिए, उधर मल्टीप्लाई, डी अपान ई हो जाएगा बराबर बराबर, तो क्या बचा यहाँ पर, बन प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, बन चाहे आगे लिखिए, बन प्लस का डी अपान एफ ई लिख लीजिए। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, सिंपल तरीके से, आप देख रहे हैं मॉडल पेपर में किस टाइप से लिखे होंगे, ठीक है, वो लेंथी लिखे होते हैं। बन अपन डी, बन प्लस के डी अपन एफ ही हो जाएगा यहाँ पर। अब यह मान क्या करेंगे यहाँ पर, इस मान को क्या करेंगे, देखिए इस मान को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था कहीं, यहाँ पर देखिए डी अपन ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, इसको चाहे समीकरण 2 डाल लीजिए, यहाँ पर इसको ए डाला था समीकरण, इसको 2 डाल लीजिए, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यम बराबर इसमें रख दीजिए, यम बराबर क्या हो जाएगा, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या था हमारे पास, माइनस का बी जीरो अपान, ठीक है दिख रहा होगा, माइनस का बी जीरो अपान यू जीरो यहाँ पर, ठीक है, बी जीरो अपान यू जीरो, डी अपान यू का मान कितना निकाला, डी अपान वन प्लस का डी अपान एफ ई, यही तो निकाला यहाँ पर, यही निकाला, यही क्या है आपका आवेदन क्षमता का फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है, यही क्या है आवेदन क्षमता का फार्मूला, यही निकलवाना था यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से कर दिया, कोई कठिन है बताइए, कुछ नहीं किया यहाँ पर। इसके लिए एंगल क्या मान लेना, इसके लिए एंगल कहाँ है, वो चित्र कहाँ है, इसके लिए यहाँ पर एंगल क्या मान लेंगे, चाहे इसको मान लेना है अल्फा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा एंगल हो जाएगा, अल्फा, यही टेन थीटा लेंगे, लंब बटे आधार, आधार ले लेंगे, डी ले लेंगे, यहाँ पर डी हमेशा देना, आधार के ले लेंगे, डी ले लेंगे, फिर इसके लिए लगाएंगे टेन थीटा, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब ए वाला हो जाएगा, आधार ए वाला हो जाएगा, बस पहलू पुट करेंगे, बस यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे पहलू, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करेंगे, आपका हो जाएगा व्यंजक। अब नेक्स्ट क्लास में लाइट चली गई, अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, अथवा से यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं समझ में आया ये सही है तो नेक्स्ट क्लास में कमेंट करना, दोबारा समझा देंगे यहाँ पर, ठीक है।